तो आज के लेक्चर में हम प्रियॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे कि प्रियॉन्स किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है, उसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों या शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रियॉन्स की, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट करेंगे तो आपको वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप एप्लीकेशन पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं प्रियॉन्स क्या होता है। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन्स के सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन प्रोटीन पार्टिकल्स को हम प्रियॉन बोलते हैं। ठीक है, जब इन प्रियॉन या इन प्रोटीन पार्टिकल्स के अंदर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, तब वो एक इन्फेक्शियस एजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब इन्फेक्शियस एजेंट में कन्वर्ट होगा तब इसको प्रियॉन बोलेंगे। सो जनरली अगर मुझे प्रियॉन को डिफाइन करना हो तो प्रियॉन क्या हो जाएगा? प्रियॉन एक इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है, यानी जब प्रोटीन पार्टिकल इन्फेक्शियस नेचर में कन्वर्ट हो जाए तभी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रियॉन बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो प्रियॉन्स होते हैं इसके अंदर किसी भी तरीके का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि प्रियॉन्स के अंदर आपको डीएनए या आरएनए प्रेजेंट नहीं होगा, यानी इसके अंदर आप रेप्लिकेशन नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ पर डीएनए या बोल सकते हो किसी भी तरीके का न्यूक्लिक एसिड नहीं है। अब क्योंकि इनके पास न्यूक्लिक एसिड है ही नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पर रेप्लिकेशन जैसा फिनोमिना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शो करेंगे इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इतनी सारी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो प्रियॉन्स है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ठीक है, यानी एक इन्फेक्शन कॉज करने वाला प्रोटीन है ये। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जो जनरली बेसिकली फॉर्म्ड होता है कब? जब आपके नॉर्मल प्रोटीन्स के अंदर मिसफोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाए या वो शीट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रियॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था स्टैनले बी प्रूसनर ने, जो आपको याद रखना है 1982 में, और इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये चीज आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है कि जो प्रियॉन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट नॉन वायरस से भी छोटा होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और इस प्रियॉन के अंदर ना तो किसी भी तरीके का न्यूक्लिक एसिड देखने को नहीं मिलता, यानी यहां पर आपको डीएनए या आरएनए ये एब्सेंट होता है, ये देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहां पर रेप्लिकेशन हो पाना पॉसिबल नहीं होता और प्रियॉन्स की वजह से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है कि ये बॉडी के अंदर या मैमल्स के अंदर न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज कॉज करता है, यानी न्यूरॉन्स को डीजेनरेट कर देता है। ठीक है, बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रियॉन्स की वजह से ब्रेन के अंदर इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि ब्रेन को अगर काट के देखा जाए तो वो बिल्कुल स्पॉन्जी फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो ब्रेन है वो कैसा दिखना स्टार्ट कर देगा? स्पॉन्ज के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो इनिशियली क्या होगा कि हर एक मैमल के अंदर नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है जो कि अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में रहता है। ठीक है, याद रखना है नॉर्मल जो प्रोटीन होता है वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगा, लेकिन जब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो तब ये क्या है? बीटा शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही बीटा शीट क्या है? आपका इन्फेक्शियस फॉर्म होता है और यही इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि जो यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं कि नॉर्मल प्रोटीन और इन्फेक्शियस प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल प्रोटीन है वो मैमल्स के जो न्यूरॉन्स हैं उसके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा और उसको हम डिनोट करते हैं पीआरपीसी से। ठीक है, ये जो पीआरपीसी है इसको बोला जाता है सेलुलर प्रियॉन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, इससे किसी भी तरीके का बीमारी नहीं होता, ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पीआरपीएससी में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? पीआरपीएससी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्रैपी प्रियॉन प्रोटीन। ठीक है, और ये जो स्क्रैपी प्रियॉन प्रोटीन है
यही इन्फेक्शियस होता है, यही डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और उसके बाद समझेंगे कि इसके क्या क्या रीजंस होते हैं डिजीज कॉज करने के। उसके बाद समझेंगे कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, इन सभी चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल प्रायोन प्रोटीन्स की बारे में बात करें तो ये बेसिकली नॉर्मल होता है और ये क्या है, किसी भी मैमल का फिजियोलॉजिकल फॉर्म है, यानी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये जो PRPSC है ये एबनॉर्मल होगा और यही डिजीज कॉजिंग फॉर्म होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि प्रियॉन्स का वो फॉर्म यानी PRPSC, ये जो स्क्रैपी प्रियॉन प्रोटीन है, यही इन्फेक्शियस नेचर का होता है, इसी से इन्फेक्शन कॉज होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो जनरली इसका जो स्ट्रक्चर होता है PRPSC का, वो कैसा होगा, आपका अल्फा हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होगा। लेकिन वही अगर हम इन्फेक्शियस वाले की बात करें तो ये बीटा शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये डिटर्जेंट के अंदर सॉल्युबल होता है, बट ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा और ये एग्रीगेट्स बना देते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब कि एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये सॉल्युबल नहीं होते, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो प्रोटीएज एंजाइम है उसके लिए ये जो आपका नॉर्मल प्रोटीन है वो सेंसिटिव होता है, बट ये नॉर्मल प्रोटीन के लिए सेंसिटिव नहीं होता। मींस कि ये जो प्रोटीएजेज एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोटीन को डीजनरेट कर देता है। अगर प्रोटीन फंक्शनल नहीं है तो उस केस में जो प्रोटीएजेज एंजाइम है उस प्रोटीन को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका एबनॉर्मल है जिससे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, वो प्रोटीएजेज एंजाइम के लिए बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी प्रोटीएज एंजाइम का उसके ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनरली क्या है, ये लोकल सेल सरफेस पे प्रेजेंट होगा और ये क्या होगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PRPSC में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो PRPSC में कन्वर्ट हो जाता है वही बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शियस फॉर्म होता है और वही डिजीज कॉज करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, आप समझेंगे कि कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली अगर हम बात करें, जो प्रियॉन है वो एक लार्ज वैक्यूल कॉज कर देता है ब्रेन के अंदर, यानी ब्रेन्स के अंदर होल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। और होल्स क्रिएट करने पे ये ऐसा लगेगा कि जो ब्रेन है वो स्पॉन्जी फॉर्म हो जाता है। स्पॉन्जी फॉर्म का मतलब जैसे स्पॉन्ज को आपने देखा होगा, वो अंदर से उसके अंदर बहुत सारे होल्स क्रिएट होते हैं, वैसे ही ब्रेन के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे होल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, यानी स्पॉन्जी फॉर्म ब्रेन कॉज कर देता है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उसके अलावा क्या है कि ये जो डिजीज है शिप के अंदर एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम स्क्रैपी डिजीज बोलते हैं। उसके अलावा क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज भी कॉज कर देता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, क्रू डिजीज की बात करें, ह्यूमंस के अंदर ये क्रू डिजीज कॉज करता है, जो कि आपका क्रूजफील्ड जेकब डिजीज जैसा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जनरली यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बना रखा है, इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो जनरली क्या है कि ये मान लेते हैं कोई रैट है, इसके दिमाग के अंदर का सेल जो न्यूरॉन है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, ये नॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको PRPC बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोटीन होगा और ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिक्स होता है। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोनोमेरिक होता है और हाईली अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका बीटा शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और बीटा शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या है, मल्टीमेरिक माइलॉइड फाइबर का फॉर्मेशन कर देता है। और यही माइलॉइड फाइबर बेसिकली क्या करेगा कि डिजीज कॉज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो रैट है उसकी डेथ हो जाएगी। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, कि ये किस तरीके से रेप्लिकेट करता है। जनरली अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसी भी तरीके का न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, यानी DNA या RNA एब्सेंट होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर DNA और RNA एब्सेंट है तो उस केस में क्या है, ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि जनरली यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये नॉर्मल प्रोटीन है। ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन यानी इसको हम क्या बोलेंगे, PRPC बोलेंगे, यानी ये नॉर्मल प्रोटीन है। अब जैसे ही नॉर्मल प्रोटीन पर बाहर से इन्फेक्शियस प्रोटीन आके जुड़ता है जिसको हम PRPSC बोलते हैं,
तो जैसे ही इस नॉर्मल प्रोटीन पे ये इन्फेक्शियस प्रोटीन आके जुड़ता है, ये क्या करेगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन इस नॉर्मल प्रोटीन को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो आपका जो नॉर्मल प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बीटा शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगेन ये जो बीटा शीट वाला या जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ये फिर से जाके जो नॉर्मल प्रोटीन्स है उनको भी इन्फेक्शियस में कॉज कर देगा। तो इस तरीके से ये जस्ट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो यही चीज मैंने लिखा है कि यहाँ पर क्या होता है, टेम्पलेट असिस्टेड रिफोल्डिंग होगा, मीन्स कि यहाँ पे जो पीआरपीएससी है ये आपका एक्सोजीनस प्रोटीन है, यानी सेल के अंदर बाहर से आता है ये, ठीक है। लेकिन आपका जो पीआरपीसी है वो एंडोजीनस है, यानी सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो आपका पीआरपीएससी है ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करेगा, यानी जो पीआरपीएससी है उसके अंदर जो नॉर्मल अल्फा हेलिक्स होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बीटा शीट में कन्वर्ट होगा, यानी ये पहले अल्फा हेलिक्स में था, इसको बीटा शीट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। तो जैसे इसको बीटा शीट में कन्वर्ट करेगा वो इन्फेक्शियस नेचर का हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज करना वो स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रायोन से होने वाली जो डिजीज होती है उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि पहला सिम्टम शो करने के बीच का समय। तो यहाँ पर जो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है लगभग डिकेड्स होता है, लगभग 10 साल 20 साल इस तरीके से लंबा समय लेता है ये अपना सिम्टम शो करने में। लेकिन जैसे ही सिम्टम शो करना स्टार्ट कर देता है उसके बाद ये क्या है, बहुत ज्यादा फेटल है, यानी अभी तक इसका हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, यानी अगर किसी को होगा तो मरना तय है, निश्चित है, ठीक है। जनरली देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो ह्यूमन मीट कंजम्पशन करते हैं, यानी कैनाबेलिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि कैनाबेलिज्म की मदद से अगर सपोज करो किसी ऑलरेडी एक डेड पर्सन के अंदर वो डिजीज प्रेजेंट थी या प्रायोन ऐसा जो इन्फेक्टेड प्रायोन प्रेजेंट था, अगर वो उसको कंज्यूम करेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर का जो नॉर्मल प्रोटीन है वो उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, और उसी से क्या है दोबारा से डिजीज आगे की तरफ फैलना स्टार्ट कर देती है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये डिजीज कॉज हो सकती है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही ये जो आपका अल्फा हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है बीटा शीट्स के अंदर, तो बीटा शीट्स के अंदर से कन्वर्ट होते ही क्या है, एमाइलॉइड फाइबर्स में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जितने भी न्यूरॉन्स है उस न्यूरॉन्स के अंदर मैसिव एपोप्टोसिस करवा देता है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर बहुत तेजी से डेथ होना स्टार्ट होगा, यानी जितने भी न्यूरल सेल्स हैं उसके अंदर बहुत तेजी से डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस डिजीज को पता करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि इस डिजीज के अंदर आपको किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये डिजीज में होगा क्या कि जब जो बाहर का जो एक्सोजीनस प्रोटीन है जो उसमें क्या होगा कि पीआरपीएससी जब बॉडी के अंदर एंटर करता है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं ये बॉडी है और ये आपका इन्फेक्शियस प्रोटीन है, तो जब ये सेल के अंदर एंटर करता है तो सेल को ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई फॉरेन बॉडी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो रिएक्शंस है वो तब कॉज होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम को ऐसा लगे कि कोई बाहर से बॉडी आ रही है तो उसके अगेंस्ट उसको रिएक्शन करना है। लेकिन ये जो पीआरपीएससी या जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता ही नहीं कि ये फॉरेन बॉडी है, उसको लगता है कि हमारा एंडोजिनस बॉडी है या एंडोजिनस प्रोटीन है, इसलिए ये किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करता, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर हमें जो सिम्टम्स है सिम्टम्स आने में बहुत समय लग जाता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ प्रियॉन डिजीज, यानी क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से प्रियॉन डिजीज होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कैनाबिलिज्म की वजह से होता है, और कैनाबिलिज्म भी दो टाइप के होता है, एक हो जाएगा एंडोकैनाबिलिज्म, इसमें क्या होगा कि जो ह्यूमंस है वो अपने कम्युनिटी के ही ऑर्गेनिज्म को या दूसरे ह्यूमंस को खाते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा एक्सोकैनाबिलिज्म, इसमें क्या होगा कि जो ह्यूमंस है दूसरे कम्युनिटी के ह्यूमंस को खाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो इसकी मदद से भी क्या है ये डिजीज फैल सकती है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है।
अब नेचर ऑफ प्रायंस की बात करें तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, ये तो किस फॉर्म में होता है, अल्फा हेलिक्स में, और ये जो डिजीज या इन्फेक्शियस प्रोटीन है ये किस फॉर्म में होता है, बीटा शीट में होता है। और ये बेसिकली क्या है, एमाइलॉइड प्लेग या फिर बोल सकते हैं कि एमाइलॉइड फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और न्यूरॉन्स को ये डीजनरेट कर देता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि जैसे ही वो कन्वर्ट होगा, अल्फा हेलिक्स से बीटा शीट में कन्वर्ट होगा, तो ये एमाइलॉइड फाइबर्स की फॉर्म में बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा और जो सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन्स को उसको डीजनरेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है प्रियॉन्स का वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।